ठीक है, दिस इज अ मार्कअप एंड मार्जिन। What is markup and what is margin? Both meanings of both markup and margin is same. Markup mean profit, margin mean profit. दोनों profits हैं. Markup भी profit है, margin भी profit. But what is the basic difference between markup and margin? Markup is the profit based on cost. Based on cost. यानी जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट की और प्रॉफिट बेस कर रहा हो कॉस्ट पे, उसको हम नाम देते हैं मार्कअप। और अगर आपकी परसेंटेज जो है वो बेस कर रही हो सेल्स प्राइस पर, उसको हम कहते हैं मार्जिन। यानी अब अगर मैं ये कहूं कि मैं जी 20% मार्कअप अर्न कर रहा हूं और या कहूं 20% मार्जिन अर्न कर रहा हूं, तो ये सेम थिंग है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। बिकॉज 20% मार्कअप जो है वो उसकी अमाउंट और आएगी और 20% मार्जिन की अमाउंट और आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा, अब मार्कअप और मार्जिन को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि मार्कअप और मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, इसका एक ही प्रिंसिपल, एक ही तरीका बताऊंगा जो QMS में पढ़ा हुआ एक फार्मूला, C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस P या C प्लस P इज इक्वल टू S, जैसे मर्जी लिख लो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। यहां पर C फॉर कॉस्ट है, P फॉर प्रॉफिट, पीछे बैठ, पीछे बैठ, P फॉर प्रॉफिट, S फॉर सेल्स प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब ये जो प्रॉफिट है दैट कैन बी अ मार्कअप, दैट कैन बी अ मार्जिन। चाहे क्वेश्चन मार्कअप दिया हो या क्वेश्चन मार्जिन दिया हो, मैं एक ही तरीके से इसको कैलकुलेट करूंगा, C प्लस P इज इक्वल टू X। इसको मैं 4 मुख्तलिफ एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा देखते जाइए कैसे मैं मार्कअप निकालता हूं। एग्जाम्पल 1, आपकी कॉस्ट जो है 60,000 है, मार्कअप जो है 20% है। आपसे कहा जाता है सेल्स प्राइस निकालो। सेल्स प्राइस व्हाट इज या सेल्स वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली ये फॉर्मूला पुट करोगे और इससे आप कैलकुलेट कर लोगे C प्लस पी इज इक्वल टू S। ठीक है, C प्लस पी इज इक्वल टू S या S इज इक्वल टू, अब तरतीब से लिख लें तो सेल चूंकि मैंने फाइंड करनी है तो S इज इक्वल टू C प्लस पी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितनी है मेरी क्वेश्चन के मुताबिक? 60,000 जी, 60,000 जी 60,000। अब प्रॉफिट जो है, अब जरा देखिए, प्रॉफिट है 20%। जरा वर्ड को गौर से देखना है, 20% क्या है? मार्कअप। और मार्कअप किस पे बेस करता है? कॉस्ट पे। इसका मतलब है कि प्रॉफिट इज द 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट का मतलब मैं लिख सकता हूं ना, 20% ऑफ 60,000। कॉस्ट मेरी गिवन है, ठीक हो गया। अब 60,000 का 20% लिया तो 12,000 प्लस 60,000, 60,000 प्लस 12,000 72,000। यस, ग्रेट। ये सेल प्राइस आ गई। ये पहली एग्जांपल है जो मार्कअप की मैंने ली, जहां पर कॉस्ट पे परसेंटेज और कॉस्ट गिवन है। जरा दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। रमज़ान के में जो क्लासेस के टाइमिंग है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए प्लीज़ पूरे टाइम पे मैंने क्लास शुरू करनी है, क्योंकि मैंने हर क्लास में 15 मिनट का गैप रखा है। तो आपकी क्लास भी 15 मिनट की है। सो यानी आपकी क्लास जो है वो एग्जैक्ट 1 बजे शुरू हो जानी है और 1:45 बजे ख़त्म हो जानी है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ टाइम पे आए। मैंने 2 बजे शुरू कर देना, कोई आपका ऑनलाइन आता है या नहीं आता, एक बच्चा भी होगा मैं शुरू कर दूँगा, तो इसलिए ज़रा टाइम पे आओ। एक्सरसाइज 2। अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूं जी सेल्स प्राइस
if the sales price is rupees 72,000 and the margin is 20%। अब देखो पहले भी 20% था, अब भी 20% है। पहले मार्कअप था, अब मार्जिन है। पहले मार्कअप का मतलब कि परसेंटेज शेल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट, यहाँ पे परसेंटेज शेल बी बेस्ड ऑन सेल्स प्राइस। अब मैंने इसको कैलकुलेट करना है, इससे कॉस्ट फाइंड करनी है। ऑब्वियसली मैं कॉस्ट फाइंड करूंगा ना, सेल प्राइस है तो कॉस्ट फाइंड करूंगा। मैंने इस फार्मूले को नहीं छोड़ना प्लीज। अब देखो मैं अगर लेता हूं C प्लस पी इज इक्वल टू एस, इफ आई इंटेंड टू फाइंड द कॉस्ट, तो P वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो कैन आई राइट इन सच अ वे C इज इक्वल टू P माइनस एस? नो, एस माइनस पी, उल्ट कर गया था, एस माइनस पी, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट तो मैंने फाइंड करना है। व्हाट इज द सेल्स प्राइस? 72,000। अच्छा, now profit is in this example is a margin and margin of 20%। 20% मार्जिन किस पर बेस कर रहा है? सेल्स पर। तो इसका मतलब है कि मैं अब 20% किसका लूंगा? 72,000 का। पिछली एग्जांपल में मैंने 20% लिया था कॉस्ट का, इस एग्जांपल में मैं 20% ले रहा हूं सेल्स प्राइस का। लेकिन अब इसको जब कैलकुलेट करता हूं तो इसमें से माइनस करूंगा 57,600 जी, 57,600। 57,600। दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। वालेकुम सलाम। अच्छा, एग्जांपल 3। अब तीसरी एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा जी, थर्ड एग्जांपल में आपने क्या करना है कि कॉस्ट, मैं लिख रहा हूं, डाटा लिखता हूं फिर समझाता हूं। कॉस्ट जो है आपके पास 50,000, $48 कर दो। कॉस्ट इज 48,000। मार्कअप इज नॉट मार्कअप, सॉरी, मार्जिन इज 20%। And now we have to find the sales price. Look at the difference between the two examples, example 1 and example 3. And example 1, cost is given, sales price has to be find out, same thing. Even the margin is the same, profit percentage same, but in the example 1 60,000 सर। ये मार्कअप है जी। एक तो ये कॉस्ट का भी फर्क है ना, अमाउंट का भी। दूसरा ये मार्कअप है और ये मार्जिन है। मार्कअप इज बेस्ड ऑन कॉस्ट वेयरएज मार्जिन इज बेस्ड ऑन सेल्स। जब ये सिचुएशन आती है, अब मैं जरा फार्मूला पुट करता हूं, दिस वन, क्योंकि मैंने सेल्स निकालनी है। S इज इक्वल टू C प्लस P। सेल्स तो मैंने फाइंड करनी है, कॉस्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर? 48,000। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? Profit is the margin, 20% of Sales. 20% of sales, 20% of sales, और sales तो given ही नहीं है। तो मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा और लिखूंगा 0.20 of S। मैथ पढ़ के आए होंगे, ठीक है। अब ये 0.20 S जो आ गया, ये मैं मैथमेटिकली यहां से माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो 0.8 S आ गया। तो 0.8 S इज इक्वल टू 48,000। अब ये 0.8 यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो सेल्स किसके इक्वल आ गई? 60,000। नाउ दिस इज द सेल। यानी पहली दो एग्जांपल में अगर आप देखो तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हो गई, बिकॉज जिस चीज पर परसेंटेज बेस करती है वो गिवन है, वो वैल्यू गिवन है। यहां जिस पर बेस कर रही है वो वैल्यू गिवन नहीं है। एग्जाम्पल 4 में आइएगा।
सेल्स प्राइस $84,000, markup is 20%. Now we have to find the cost. अब देखो, अब भी तो परसेंटेज गिवन है 20%, लेकिन ये 20% किस पर बेस कर रहा है? कॉस्ट पे। और क्या कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। फिर इक्वेशन में पुट करो, कोई मसला। एक इक्वेशन, मैं तो हमेशा कहता हूं एक प्रिंसिपल रखो, एक ही तरीके से सारी सॉल्व करो, बजाय हर एक में मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करो। एक ही मेथड रखो, और सबसे बेस्ट तरीका है ना मैथमेटिकल वे, जिसका मैथ अच्छा है, पढ़ के आए होगे माशाल्लाह। तो इसमें अब फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन लगा सकता हूं, C इज इक्वल टू S माइनस P, बात तो एक ही है। प्लस भी करूंगा तो मैंने इंटरचेंज तो करनी है, पहले ही उठा लेता हूं ये। अब यहां पर कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है, फाइंड सेल्स गिवन है 84। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट? 20% ऑफ कॉस्ट। पहले सेल्स था तो S कर दिया, अब कॉस्ट है तो C कर दिया। अब ये 0.20 C यहां आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा? 1.20 C is equal to 84,000. Now what is the value of cost? You can check. 70,000. ये मैंने 4 कैलकुलेशन आपको क्यों सिखाई? एक तो आगे तो चले पढ़नी। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो आपको देता है वो अमाउंट सीधी नहीं देता, वो बीच में आपके साथ कैलकुलेशन करवाता है, ठीक है? एक तो ये चीज है, समझ आ गई ये बात? दूसरी अभी एक चीज और डिस्कस करनी है आप लोगों से, पहले ये नोट करो जल्दी से। अल्लाह अकबर। सर नमाज ब्रेक मिलेगी? जी, सर नमाज ब्रेक मिलेगी? नमाज के लिए ब्रेक देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? ब्रेक क्या क्लास खत्म हो जाएगी उस टाइम तक? हमारे क्लास का इसलिए रखा टाइम क्योंकि हमने जो जमात रखी हुई है 2 बजे जमात है, तो 2:45 बजे इंशाल्लाह हम क्लास को क्लोज कर देंगे। और कल से आपने लाजमन 1 बजे लाजमन आप पहुंच जाए। मैंने शुरू कर दी थी आज भी 1 बजे। अब आप लोग लेट आए हैं वो आपका मसला है, इसलिए ऑनलाइन की भी बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में भी बच्चे बहुत लेट आए, अब तो नज़र आ रहे हैं मुझे 39, लेकिन पहले इतने नहीं थे। तो इसलिए ज़रा 1 बजने से 2-3 मिनट पहले तैयार रहो, ताकि मैं आते ही क्लास स्टार्ट कर सकूँ। सर 2 बजे क्लास नहीं हो सकती? जी 2 बजे नहीं हो सकती क्योंकि सर जोर की वो यहाँ पे 45 मिनट्स पे होती है जमात। भाई मेरी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने घर जाना है जोहर के बाद और जाके रेस्ट करना है, ओके सर। ठीक है? और बीच में ब्रेक आ गया ना तो मेरा तो काम हो जाना है। आप जवान बंदे हो यार, आप तो 24 घंटे भूखे रह लोगे, ठीक है ना? अब हम बूढ़े बंदे हो गए। अच्छा जी, तो ये क्या पूछ रहे थे? 0.8 कैसे आया? तो वो मैथमेटिक्स के मुताबिक से माइनस करो ना इक्वल की दूसरी साइड पे। यस है ना? एस। इस एस के साथ क्या होता है मैथ में? 1। तो 1 में से 0.2 लेस करो तो 0.8 ही आएगा ना। अच्छा जी आगे चलिए। डिस्काउंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्काउंट? ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में। एक ये मार्कअप मार्जिन और एक डिस्काउंट। जी कंसेशन। कंसेशन, ठीक हो गया। लिखिए, मैं अब आपको मैं भी लिखवाता हूं एक छोटी सी लाइन, छोटी सी लिखें। रिडक्शन इन द ग्रॉस अमाउंट
रिडक्शन इन द ग्रॉस, ये मैंने खास तौर पे ग्रॉस का वर्ड जरा बोल रहा हूं और तरीके से, गौर से सुनिए, ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गौर से देखो, मैंने जोर किसका दिया, ग्रॉस अमाउंट, यानी इसका मतलब है कि मैं मार्केट जाता हूं, ये बुक खरीदने जाता हूं, तो बुक के ऊपर एक प्राइस पब्लिश होती है ना, प्रिंट, इसको हम कहते हैं नॉर्मली क्या कहेंगे, लिस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि हर जगह नाम तो बदल सकता है ना, तो ये ग्रॉस ही है ना, मैं इसको ग्रॉस कह सकता हूं कि नहीं, यस इट इज अ ग्रॉस अमाउंट। तो अब अगर मैं उससे बार्गेनिंग करता हूं, उससे कुछ कम करवा लेता हूं, या वो मुझे खुद डिस्काउंट दे देता है, यानी कम कर देता है प्राइस, उसी को तो हम डिस्काउंट कहते हैं। सो डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस, रिडक्शन इन द ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट है, जिसको आप कंसेशन भी एक लफ्जों में कह सकते हो, इसके दो टाइप्स होते हैं, and this is most important area। डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं। पहली, ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट? नाम से जाहिर है, फिर भी आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग बता सकते हो कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। जी जो जो बार्गेन करते हैं, यानी सिंपल आप रूल याद रखो, एनी डिस्काउंट अराइजेस एट द टाइम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जो या मैं बाय कर रहा हूं तो वो सेल कर रहा है, या मैं सेल कर रहा हूं वो बाय कर रहा है, तो उसी को तो ट्रेड कहते हैं। तो जो एट द टाइम ऑफ ट्रेड तय पा जाए, उसको हम नाम देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एक डिस्काउंट और होता है जिसको कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। व्हाट इज सेटलमेंट डिस्काउंट? The discount which may arise at the time of settling the account, at the time of settlement of account, अकाउंट सेटल करते वक्त जो डिस्काउंट होगा उसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट कहेंगे। समझ आ गई मेरी बात? सर ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सेटलमेंट अकाउंट। जी मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। देखो सेटलमेंट अकाउंट में मैं थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। ये मार्केट डायनामिक्स भी है, मार्केट प्रैक्टिसेस भी है। मैं कोई गुड्स खरीदने जाता हूँ और क्रेडिट पे, वो मुझे कहते हैं इट्स ओके, 1 मंथ का क्रेडिट देता मुझे और मुझे बिल बना के देता है। इनवॉइस तो देगा ना मुझे, वो इनवॉइस दे दी, और इनवॉइस है सपोज 65,000, लेकिन मुझे पता है, आई नो दैट आई हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ टू दैट पर्सन इन 1 मंथ। इवन जब ये 1 मंथ एग्री हो गया, तो वो पार्टी जिसने मुझे ये गुड्स दी हैं, वो भी 1 महीने से पहले मुझे क्लेम नहीं कर सकता पैसे। ठीक है, ये भी ज़हन में, क्यों, उसने खुद एग्री किया है। रिक्वेस्ट अब वो कर सकता है, रिक्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन अब वो ये नहीं कह सकता भाई पेमेंट जल्दी करो, क्यों, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन हैव बीन एग्रीड। ओके, अब मेरे पास 1 महीना है, मेरे पास पैसे आ जाते हैं, मैं 10 दिन गुजरते हैं, मैं उसके बाद जाता हूं, मैं कहता हूं यार मेरे पास पैसे आ गए, अभी ले लो। ठीक है, लेकिन मैं भी कंडीशन लगा देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि भाई 65,000 था ना 1 महीने का, मैं आपको 10 दिन में पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या करो, कुछ डिस्काउंट तो दो। वो कहता है इट्स ओके, आप उसको 60,000 देना है, मैं उसको 60,000 देता हूं, अकाउंट क्लियर हो। अब ये डिस्काउंट कौन सा है? सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, एंड दैट इज टोटली हराम इन इस्लाम, टोटली हराम इन इस्लाम, टोटली हराम इन इस्लाम। एक लाइन हमेशा मेरी याद रखनी है किसी चीज को जज करने के लिए कि जायज़ है या नहीं। डिस्काउंट लेना है, स्कैन्स में दाखिले के वक्त ले लो, वो हलाल है। बाद में लोगे, बाद से मतलब कि एग्री करने के बाद में कहोगे जी कम करवा दें, तो वो हराम हो जाएगा। ये सिर्फ मैं स्कैन की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आपको स्कैन इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए बोल दी। तो जो उसी वक्त तय हो जाए, ये होता है ना कि जी पैसे देने के तो कुछ छुड़वा लिए, यह टोटली हराम होता है, ये कतल नहीं करना। ठीक है, तो बेहतर है पहले कर लो, जितना मर्जी करो, आधे पे तय कर लो, कोई इतराज नहीं। इस्लाम में, इस्लाम के अंदर पहला जो नुकता है वो कन्फर्मेटरी है, कन्फर्म।
बायर को पता हो मैंने कितने पैसे लेने देने, सेलर को पता हो कि मैंने कितने पैसे लेने हैं, दैट्स ऑल। अगर जहां पर अनसर्टेनिटी आएगी दैट इज टोटली हराम इन इस्लाम। आगे चलिए। लेकिन उसमें तो शायद दोनों एग्री कर क्या कहा है? तो दोनों एग्री कर रहे हैं सर, जिसने पैसे लेने हैं वो उसने खुद एग्री किया कि ठीक है आप मुझे दे दें। हाँ, सर इसमें भी ये गलत है। यार देखो, पहली बात मैंने आपको बताया ना, आप बुक्स पढ़ लेना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ी फेमस बुक है तकी उस्मानी साहब की, इस्लामिक फाइनेंस पे, बड़ी फेमस बुक है। ठीक है, उसको को पढ़ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगी। उसमें उन्होंने 14 के 15 पॉइंट्स बताए हुए हैं जिस जो कि जिसमें से जो हलाल के लिए ज़रूरी है कि ट्रेड में, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, सो आगे चलिए। तो अकाउंटिंग में तो हमने दोनों ही पढ़ने ना, हमें क्या यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट से। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अभी पढ़ा। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में शो नहीं करते, प्लीज ये ज़हन में रखिए। हम इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अच्छा, आप सर मेरे वर्ड को गौर से देखिएगा। मैंने कहा शो नहीं करते, लेकिन इग्नोर भी नहीं करते। कैसे? मैंने एक मार्केट से चीजें खरीदने गया, 60,000 प्राइस बताई उसने, ये ग्रॉस अमाउंट हो गई, बार्गेनिंग हुई, मेरी तय हो गई 50,000 की अमाउंट, एग्रीड, और मैं उसको पे करता हूं 50,000 और उससे गुड्स ले लेता हूं। मुझे बताओ मैं कितने पे रिकॉर्ड करूंगा बुक? 50,000 पे। 50,000 पे, 60 पे या 50 पे? 50 पे। 50 पे। 60 पे क्यों रिकॉर्ड करोगे? चलो, आज तो रोजे रखे हुए माशाल्लाह सब ने, घर वाले आपको देते हैं 500 रुपया कि बेटा किताब ले आओ, और जो बच जाए मुझे वापस भी कर देना। अब कहते हैं है ही 500 की किताब, ये देखे लिखा हुआ है, और वाकई 500 की है। आप जाते हैं बाजार में, उससे बार्गेनिंग करते हैं, 50 रुपया बचा लेते हैं। आपको कितने में खरीदी है? 450। घर जाके क्या बताओगे कितने में खरीदी है? 500। माशाल्लाह। ठीक है, तो मतलब अब ये देखो, जितने में मैंने बाय किया है स्टॉक में उतने में रिकॉर्ड करूंगा। मैं 50,000 में रिकॉर्ड करूंगा, मैं 60 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसका मतलब डिस्काउंट कहीं पे शो नहीं हुआ, लेकिन कैलकुलेट तो हुआ ना, ये हाइड हो रहा है, टेक्निकली ये हाइड हो रहा है, कहीं डिस्काउंट का वर्ड नजर नहीं आएगा। लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट में क्या है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, मैंने 60,000 की गुड्स खरीदी, पेमेंट के वक्त मुझे 55,000 मैंने पे कर दिया और अकाउंट क्लियर हो गया। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं ना। एक तो मीनिंग ये भी हो सकते हैं कि 60,000 के मैंने गुड्स ली, 55 पे कर दिया, 5 बाद में पे करूंगा, ऐसा भी मुमकिन नहीं। मैं कह रहा हूं कि अकाउंट हैज बीन सेटल्ड, क्लियर, मजीद कोई पैसे नहीं देने। तो ये जो 5,000 है, ये क्या है? सेटलमेंट डिस्काउंट। और इसको अकाउंट्स में शो करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लैदा है, ये लैदा है। जिस दिन आपने गुड्स खरीदी थी उस दिन कितने पे रिकॉर्ड किया? 60,000 पे पहले उस दिन 60 पे करोगे ना, उस दिन तो 55 कर ही नहीं सकते आप। बाद में जब पेमेंट करने गए उस वक्त आपने कम पेमेंट की, यानी 55,000 दी। तो अब अगर 55 से सिर्फ मैं एंट्री कर दूं, डिस्काउंट रिकॉर्ड ना करूं, तो मेरा अकाउंट तो ये शो करेगा मैंने 5,000 अभी देना है उसको, जबकि आपने कोई रकम नहीं देनी। इस वजह से डिस्काउंट को शो करना जरूरी होता है। ठीक है, ये जो डिस्काउंट आ रहा है, ये डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं फर्दर। वन डिस्काउंट इज नॉन एज डिस्काउंट अलाउड एंड सेकेंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ये है एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहां पे आएगा? कई दफा हम परचेज पे डिस्काउंट देते हैं, कभी परचेज पे डिस्काउंट, कभी सेल पे डिस्काउंट। दो हो गई ना चीजें। बस हम चलो, आप जैसे बुक डिपो से डिस्काउंट लेके आ रहे हो, आपने खरीदी हुई ना चीजें, कौन डिस्काउंट दे रहा है और कौन डिस्काउंट ले रहा है? क्वेश्चन आ गया। एक पार्टी डिस्काउंट देगी, एक लेगी। हम रिसीव कर रहे हैं ना डिस्काउंट, और वो जो हमें दूसरी पार्टी जो हमें पेमेंट ले रही है हमसे, वो हमें डिस्काउंट दे रही है।
इसका मतलब जो पर्सन डिस्काउंट से बेनिफिट उठाएगा उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। वो पार्टी जो के डिस्काउंट दे रही है उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। मतलब मैं सेल कर रहा हूं ना, सेल पे अगर कोई मैं डिस्काउंट देता हूं तो वो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। परचेज पे कोई डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। डिस्काउंट अलाउड इज बाय नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंस हालांकि एक जेन में आता है ये लॉस नहीं है। मुझे 60,000 मिलना था, 55 ले लिया, 5,000 मैंने छोड़ दिया, तो ये लॉस ही है ना। नो, इट इज नॉट अ लॉस। लॉस वो चीज होती है जो डैमेज हो जाना किसी चीज की। ये तो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। कई दफा कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए, कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इस किस्म के आप टैक्टिक्स करते हो। किसी को फ्री सैंपल दे दिया। अब फ्री सैंपलिंग कोई अब नुकसान ही है ना बजाय। एक चीज खरीदी है और मुफ्त में बांट रहे, नुकसान ही कर रहे हैं ना बजाहिर, लेकिन ये नुकसान नहीं है, बिकॉज इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये इसके लिए हम इसको एक्सपेंस कहते हैं। ये करूंगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है ना। इस अमाउंट से तो नहीं, लेकिन आगे ये हमारा कस्टमर बन सकता है। तो याद रखिएगा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और ये हमेशा, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, अदर इनकम, और इनकम रेवेन्यू में फॉल करती है और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, एक टर्म में शो कर रहा हूं। कई दफा अब होता क्या है, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप सेल्स इनवाइस बनाते हो, ये सेल्स इनवाइस बना रहे हैं, मुख्तलिफ आइटम्स होंगी, करते करते आपने 2,25,000 की इनवाइस बना दी, 225,000। टर्म्स एंड कंडीशन जो तय होती है वो लिखी जाती है। आपने उसे कहा जी को तय हुआ 30 दिन का क्रेडिट, 30 डेज। अच्छा, ये याद रखना 30 डेज और 1 मंथ में हम फर्क रखते हैं अकाउंटिंग में, बिकॉज 1 मंथ 31 डेज का भी हो जाता है। हम 30 डेज का मतलब 30 डेज, ठीक है, बजाय वो इक्वल टू 1 मंथ ही है। सो अब इसमें वो टर्म क्या लिखता है, तय हो गया, वो लिखता है 3, 10 एंड 30, ये एक टर्म लिखता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो मैंने इनवाइस इशू की, हमारे बिजनेस ने इनवाइस इशू की, हम जिसको इशू कर रहे हैं उसको ऑफर कर रहे हैं। ऑफर क्या है? ऑफर यह है कि मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा इफ यू वुड एबल टू मेक अ पेमेंट विद इन 10 डेज। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगाई, ना ही कोई जबरदस्ती कह रहे हैं कि देनी देनी है, ऑफर है। ऑफर कैन बी डिक्लाइंड, उसकी मर्जी है, वो लेना चाहे ले, लेकिन एक अट्रैक्टिवनेस तो क्रिएट कर दी। और वो कह रहा है कि अदरवाइज नेट अमाउंट इज पेड टू इन 30। वो कहते हैं मर्जी आपकी, नहीं करोगे तो फिर आपको 30 दिन में पेमेंट करनी है, लेकिन फिर ये नेट अमाउंट पूरी पे करनी, फिर अमाउंट कम नहीं होगी। आगे समझ बात? तो ये जो डिस्काउंट आ रहा है यही तो सेटलमेंट डिस्काउंट है। अगर अर्लियर सेटल कराएं, अब वो जो कस्टमर है वो मेरे पास आ जाता है 10 दिन के अंदर आ जाता है, तो क्या मैं उससे कहूंगा 225 तो पूरे? मैंने उसे ऑफर दी हुई है और रिटर्न ऑफर है, डिनाई भी नहीं करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है भाई 225 का 3% काटो, बाकी रकम मुझे दे दो, ठीक है। और जो 3% कम ले रहा हूं उसको आगे दोबारा मैं क्लेम भी नहीं करूंगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट, अब जो एडजस्टमेंट हमने पढ़नी है, जो ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेशन आएंगी। ये मैंने इसलिए करवाई, ये इसलिए भी करवाई कि मैंने असाइनमेंट भी देनी है। असाइनमेंट मैंने दी हुई है ग्रुप में, असल में 3 और 5 का ग्रुप एक ही बनाया हुआ है, कौन अलग अलग है। आपको मिल गई हुई है या दोबारा शेयर करूं? असाइनमेंट एक मैंने दी थी, कहते हो तो मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगा जी। नहीं, ये एक असाइनमेंट के नाम से, एक मिनट देता हूं। सर मैं ऐड नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। कौन ऐड नहीं है भाई? सर अब्दुल्ला रफीक। यार मैं क्या करूं, मुझे बताओ।
सर ऐड कर दे ग्रुप में। बिल्कुल कर देते हैं जनाब, आप नाराज क्यों होते हैं? सर मसला क्या है? लेजर वाली असाइनमेंट अभी कर देते हैं, एक मिनट है। ये जो असाइनमेंट 1 लिखा हुआ ना, असाइनमेंट 1 ऑफ ITA, ठीक है, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं दोबारा इसी ग्रुप में। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे इसके अंदर 50 ट्रांजैक्शन है, डरना नहीं है आपने 50 देख के, ठीक है। लेकिन ये वो ट्रांजैक्शन जिसमें अब हमारी प्रैक्टिस होगी, कि जितनी भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है वो सारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अभी इसको शुरू नहीं करना आपने, ये मैंने आपको दे दी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज एक टर्म और पढ़नी आज हमने, कंपाउंड ट्रांजैक्शन। अच्छा अब्दुल मईज अपना नंबर मुझे भेजें दें, क्या है, या टेक्स्ट कर दें, जैसे आप मुनासिब समझें। सर मैं तो ऐड हूँ ग्रुप में। अच्छा नहीं, एक स्टूडेंट कह रहा था मैं ऐड नहीं हूँ, क्या नाम बोला था उसने? सर मैं कर देता हूँ आपको। अच्छा आप मुझे टेक्स्ट कर दो। सर ये क्लास से कोई रिमूव करे बाबर। यार रोज़ों में तो ये काम ना करो यार, ऐसे करने से रोज़ा टूट ऐसे जाता है, मकरू हो जाता है, तोड़ने का तो नहीं कहूँगा। अब सुबह मैं आ रहा था ना, सुबह आ रहा था, रश बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भी, सुबह 7:30 पौने 8 बजे ऐसे खामोश, तो इशारे पे 2 मोटरसाइकिल खड़े, देखा कोई नहीं, हम इशारा काट के चले गए। उस रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, मुझे बता, तो फ़ायदा है? अब उसको, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें रिमूव करना है, खुद ही देखना है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें हर बुराई से बचने की कोशिश करें, ये बुराई है बहुत बड़ी, यानी बगैर आप उसके, यार नाम भी बता देना, नाम तो लिखा नहीं आपने। नाम बोलना। बोल दो यार नाम। अच्छा आ गया, हम बात अजीज भट्टी। अल्लाह अकबर। अच्छा अब ये भेजते जाएंगे, मैं करूंगा बाद में, ये फिर एक को कहा है ना, अब सारे शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी लिखो जी, कंपाउंड ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज कंपाउंड ट्रांजैक्शन? कंपाउंड ट्रांजैक्शन, लिखिएगा, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन any business transaction which includes more than one debit or credit, more than one debit or credit or both, ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो या दोनों हो, यानी दो, एक से ज्यादा डेबिट भी हो और एक से ज्यादा क्रेडिट। इससे पहले जितनी ट्रांजैक्शन हमने क्लास में पढ़ी है उसमें कितने हेड ऑफ अकाउंट थे? 2, एक डेबिट होता था, अंडरस्टूड है, और एक क्रेडिट होता था। लेकिन अब कम से कम कितने होंगे? 3। अब तो 3 होंगे। जब मैं कह रहा हूं कि कंपाउंड, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कम से कम 2 यानी एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड ट्रांजैक्शन का
सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट, किसी ने म्यूट कर दिया है। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। यस सर। अल्लाह ताला उसके हाल पे रहम फरमाए। दुआ ही कर सकते हैं ना, शायद रमजान का असर हो जाए। वैसे तो शैतान कैद हो गए, लेकिन कुछ शैतानियों के वो 11 महीने जो है ना शैतान वरगलाता है ना, हमारे अंदर भी कुछ शैतानियत होती है। वो जरासीम होते हैं, वो निकलते टाइम लगते हैं ज़रा। लेकिन कभी ये बंदा मेरे हाथ चढ़ गया ना, ये मैं आज चैलेंज से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह वो इस कॉलेज में क्या कि ये पूरे सीए में नजर नहीं आएगा। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। एक दफा किया था एक बच्चे ने मेरे साथ, और उसके बाद वो कानून हाल माफिया मांगता है। मैंने कहा नहीं, लाहौर जाके दाखिला लिया उसने, स्कैन में गया, उधर से भी दाखिला नहीं मिला उसको। आप जो मैं बेवकूफ समझते हैं। जिधर मैं फोन करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कॉलेज फोन करूंगा वो आपको दाखिला नहीं देंगे, ठीक है। और ये मैं तो सिर्फ इसीलिए बात करूंगा, मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। ये तरबियत का असर होता है। अब मेरी बात मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। जो ये हरकतें करते हैं ना, उनको तरबियत ऐसी मिली हुई। अब करो। तो समझ से बाहर है यार, कुछ बच्चे तो हो नहीं आप। अभी मेरा आ रहा है टीए ना, एक टीचर और आ रहा है मेरे साथ। फिर देखिए जरा मैं करता क्या हूं। करे कोई, जिसने कोई माई का लाल है ना, वो करके दिखाए आप जरा रिमूव, और मैं इधर मॉनिटरिंग करूंगा। कोई करके दिखाए, फिर देखे मैं मर्द का बच्चा है ना सामने आए। यार ये तो खुसलो वाली हरकतें हैं। हम मियाँ वाली के लोग हैं, मर्द हैं, कभी लड़ते हैं तो सामने आके लड़ते हैं, पीछे नहीं लड़ते। कभी गर्दन कटवा लेते हैं, पीछे नहीं हटते। तो अगर मर्द के बच्चे हो ना, आ जाओ और आगे को मैंने किया है, फिर देखो मैं क्या करता हूं। ऐसे सारी रिकॉर्डिंग में भी जाना गया मेरा गुस्सा जो है। अच्छा जी, लिखो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन लिखवाने लगा तो बीच में ये बस लिखिए जी। गुड्स वर्थ रुपीज 24,000 were sold at 20% margin. At 20% margin. Forty percent of amount was received on spot. 40% amount was received on spot, and balance shall be receivable in 1 month, after 1 month. सर लास्ट टाइम दोबारा रिपीट कर दें। जी मैं दोबारा कर देता हूँ। 40% ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट का मतलब क्या है? हाँ उसी वक्त ही, एट दैट टाइम, एट टाइम कह लो, ठीक है। एंड द बैलेंस शैल बी रिसीवेबल आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इसमें अकाउंट हेड पहले बता दो, सिर्फ अकाउंट हेड। जी शाबाश। कैश, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, जी बिल्कुल है। कैश कैश एंड परचेजेस। अकाउंट रिसीवेबल सर। भाई अकाउंट रिसीवेबल तो हो गया ना यार, मैंने बोल दिया आपकी बात को। हाँ हाँ सर सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। जी सेल्स भी है ना, सेल्स भी है। 3 हेड लाइन लिखो। पहला है कैश,
दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल, जैसे मर्जी आगे पीछे लिख लो, उसमें कोई मसला नहीं है। तीसरा लिखो सेल्स, ठीक हो गया? माइक ऑफ करो, ताबिश माइक ऑफ करो। कर दिए सर। ओके थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब बताइए कैश, पहला हेड कैश लिखा है, कैश बताओ डेबिट होगा क्रेडिट। अब आपने क्या करना है प्लीज, अब दरमियान वाले 2 स्टेप सोचने हैं, लिखने नहीं। 4 थे ना, हेड ऑफ अकाउंट, एलिमेंट ऑफ अकाउंट, मूवमेंट और डेबिट क्रेडिट। दरमियान वाले 2 आप सोचने हैं, लिखने नहीं है। मुझे सीधा बताना है डेबिट होगा या क्रेडिट। अकाउंट हेड तो हो गया ना कैश, अब थिंक करो और बताओ ये डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट होगा। डेबिट होगा, क्यों? कैश एसेट है, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट, ठीक हो। अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा हेड आपने लिखा हुआ है, बताओ ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट। जी गुड, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, और इसका जब भी मैं क्रेडिट पे कुछ किसी को सामान दूंगा, स्टॉक दूंगा, तो यकीनी बात है बैलेंस बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया? इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट डेबिट, ठीक हो गया। नंबर जी जी ठीक है, डेबिट है, मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, सोए तो नहीं हुए। नंबर 3, इसलिए तो मैंने दूसरी दफा बोला, मैंने आपको कहा था क्लास में, पता नहीं आपको कहा कि नहीं, दूसरी क्लास में कहा था कि मैं, हाँ मैं मिस्टेक्स करूंगा, और जब मैं करता हूँ ना मिस्टेक, तो वहां पर मैं कुछ डिफरेंट टाइप का होता हूँ, ऊंची बोलूंगा, जैसे अभी आपने गौर किया होगा मैंने 2 दफा बोला, ठीक है? तो फिर नहीं दूसरी दफा पकड़ा आप लोगों ने, पहली दफा नहीं पकड़ा, ठीक है? सो एनी तीसरा अकाउंट है जी, है सेल। सेल क्या है? क्रेडिट। रेवेन्यू है, रेवेन्यू रेवेन्यू क्रेडिट, ग्रेट, ठीक है? अब मसला ये तो हो गया, अब जरा इसकी अमाउंट्स भी तो आओ ना, ठीक है ना? मसला तो सारी अमाउंट क्या है, ये तो हो गया, ये तो आप कर लोगे, अब इसकी अमाउंट्स कैसे लाऊंगा? अब क्वेश्चन में डेटा में आइएगा, वो कहता है जी कि गुड्स वर्थ, वर्थ किसको कहते हैं, कॉस्ट को या सेल प्राइस को? कॉस्ट को, यानी ये कॉस्ट है, गुड्स वर्थ रुपीज 24,000 वर सोल्ड फॉर एट 20% मार्जिन, ऐसे ही 20% मार्जिन। पहले वही जो कैलकुलेशन मैंने सिखाई थी उसके मुताबिक पहले सेल प्राइस निकाल लो, वो तो निकालनी पड़ेगी। अब जब सेल प्राइस आ जाएगी, एस निकल आएगा, फिर उसका 40% जो होगा, उस सेल का 40% कैश में चला जाएगा, हाँ जी, और बैलेंस 60% बचेगा, वो अकाउंट रिसीवेबल, ठीक हो गया जी? कर लोगे ये? यस सर। चले, अब चूंकि 45 मिनट हो गए और नमाज का टाइम हो जाएगा, तो आज क्लास, तो कल ना 5 मिनट पहले शुरू करूंगा क्लास। दोबारा बता दें जी, तो ये दोबारा बता दें, सेल्स के बाद क्या करना है हमने? सेल के जब सेल निकल आएगा ना, तो उसका जो 40% है वो कैश में जाएगी अमाउंट, वो सेल है ना, उसका 40% कैश में जाएगी और 60% अकाउंट रिसीवेबल।